नमस्कार। ईपीएस के पेंशन धारकों आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की ईपीएस नांडेफा पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आई है। जी हां दोस्तों, हम सभी के लिए पहली बड़ी खबर की बात करें तो अंतिम पेंशन योग्य वेतन पर नहीं बल्कि पेंशन के फंड पर कुल योगदान पर तय होनी चाहिए ईपीएस नांडेफा पेंशन। इसको लेकर दोस्तों ताजा रिपोर्ट आप सभी के लिए सामने आई कि जो अंतिम पेंशन योग्य वेतन है उसके ऊपर नहीं, पूरा जो फंड है उसके ऊपर पेंशन यहाँ पर आप सभी के लिए कैसे तय होनी चाहिए, इसको लेकर क्या रिपोर्ट आई, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है डीओपीपीडब्ल्यू के द्वारा पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी सौगात दे दी जा चुकी है। पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आप सभी पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। तो दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू की ओर से आप सभी के लिए क्या आदेश जारी किया गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने सभी पेंशन भोगियों को क्या बड़ा तोहफा दिया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों ईपीएस हायर पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सैफी ने की श्रम मंत्री से उच्च पेंशन पर हस्तक्षेप करने की मांग, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। तो आखिरकार दोस्तों ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कैसे कर रहा है और श्रम मंत्री से उच्च पेंशन की कैसे मांग की गई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ अंतिम अपडेट की बात करें तो ईपीएस पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे दोस्तों इस पेंशन योजना के अंदर बदलाव होने से 23 लाख एम्प्लॉइज को यहाँ पर जो है बड़ा फायदा होने वाला है। तो 23 लाख पेंशनर्स को कैसे फायदा होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर पेंशन धारकों के लिए आई आज की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को शुरू करते हैं। और पहली बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों, अंतिम पेंशन योग्य वेतन पर नहीं पेंशन फंड के कुल योगदान पर तय हो ईपीएस पेंशन। इसको लेकर ताजा रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों ईपीएस 95 हायर और न्यूनतम पेंशन को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर कहा जा रहा है कि पैरा 11(3) के अनुसार काफी नुकसान इसमें है। एक पेंशनर कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से पैरा 11(3) के खिलाफ हूं, भले ही मुझे लाभ होगा अगर 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त लोगों का इसका लाभ दिया जाता है। मैं इसे भेदभावपूर्ण कानून मानता हूं क्योंकि ईपीएस एक अंशदायी कानून है, इसलिए पेंशन फंड में कुल किए गए योगदान के अनुपात में होनी चाहिए, न कि अंतिम पेंशन वेतन योग्य आधार पर। मैं कल्याणकारी उपाय के लिए न्यूनतम पेंशन की अवधारणा का समर्थन करता हूं जो राज्य द्वारा दी जा रही है वृद्धावस्था पेंशन से भी कम नहीं होती है। तो दोस्तों क्या आखिरकार वित्त मंत्रालय नहीं देगा इसको मंजूरी? तो दूसरी तरफ दोस्तों न्यूनतम पेंशन पर कृष्ण मूर्ति शंकरन ने कहा कि मित्रों ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए की मांग संभव नहीं है। हमारी वित्त मंत्री जी कभी भी इसे मंजूर नहीं करेगी। अगर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मंजूरी देते हैं तो ईपीएफओ बोर्ड अपने अड़ियल रवैये को मंजूरी से रोक देगा। हम न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए और अधिकतम पेंशन 10,000 रुपए की मांग कर सकते हैं। कृपया अपने विचार भी बताइए, ऐसा दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार उन्होंने बताया। साथ ही सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो इससे बड़ा झटका भी लग सकता है। इस पर दोस्तों कमेंट करते हुए महाराष्ट्र के पुणे से आने वाले पेंशनर्स विलाम राजचंद्र गोखवाले ने कहा कि बहुत ही सुंदर सोच समझकर विचार लिखा है। मोदी जी को पेंशन की समस्या सब पता है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत ही बड़ा उन्हें झटका लगेगा। सरकार चाहे कोई भी हो लेकिन हमारी मांग यही है कि सरकार उसे पूरा करे ताकि सम्मान पूर्वक जीवन यहाँ पर जो है जिया जा सके। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीओपीपीडब्ल्यू की ओर से अब सभी के लिए बड़ा आदेश है। पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात है। पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आप सभी को बड़ा तोहफा दिया है। जी दोस्तों पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण मंत्री डीओपीपीडब्ल्यू और दोस्तों आप सभी के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि देश के विकास और निर्माण में पेंशन भोगियों की वरिष्ठ नागरिकों की अहम भूमिका है। डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में कर्मचारी और पेंशन भोगियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यह बात कही। इस अवसर पर रिटायरमेंट हो रहे कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि पेंशन भोगी और वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। पेंशन भोगियों के जीवन यापन को सरल बनाने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए तथा आप पेंशन भोगियों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। उनके लिए हर नियम जो है वो सरल बनाया जाएगा। ये बात जो है आप सभी के लिए डीओपीपीडब्ल्यू के यहाँ पर जो है
रिटायरमेंट काउंसलिंग कार्यशाला के आयोजन के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने सभी पेंशन धारकों के संबोधन के दौरान आप सभी को कही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन को लेकर आ रही है। सैफी ने की श्रम मंत्री से उच्च पेंशन पर हस्तक्षेप करने की मांग। ईपीएफओ कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 उच्च पेंशन को लेकर सेल और ईपीएफओ के बीच विवाद बढ़ रहा है। सैफी ने श्रम मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे कर्मचारी असंतुष्ट है। दोस्तों, भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड और भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बीच ईपीएस 95 उच्च पेंशन को लेकर विवाद गहरा होता जा रहा है। कर्मचारियों और अधिकारियों को उच्च पेंशन से वंचित रखा गया है, जिससे पीएफ ट्रस्ट का मामला जोर पकड़ रहा है। दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को आदेश दिया था कि 2014 के बाद सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके तहत कर्मचारियों ने जॉइंट ऑप्शन फॉर्म जमा किए, पेंशन फंड का डिफरेंस अमाउंट भी ईपीएफओ को जमा किया, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ ट्रस्ट का हवाला देते हुए पैसा वापस कर दिया, जिससे कर्मचारी असंतुष्ट हो गए। दोस्तों, ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू नहीं किया, जिससे 2014 के बाद सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो सदस्य पहले विकल्प का उपयोग कर चुके हैं, उन्हें इस तारीख से 4 महीने के भीतर ही संशोधित योजना के तहत ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन ईपीएफओ ने समय सीमा को बार-बार बढ़ाया, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता गया। दोस्तों, ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी पेंशन गणना फॉर्मूले सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ईपीएफओ के स्वयं के परिपत्रों के विपरीत है। इससे शीर्ष अदालतों में दोस्तों निर्देश का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा पेंशन भोगियों को अंतर राशि पर ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है, जबकि ईपीएफओ ब्याज के साथ पेंशन बकाया की भी भरपाई नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, सैफी ने बड़ी मांग की है। इन बच्चों ने यहां पर जो है आप सभी के लिए अनुरोध किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरीके से पालन करते हुए पेंशन वृद्धि को बिना देरी के लागू किया जाए। पहले से जमा किए गए संयुक्त विकल्प आवेदनों का शीघ्र से निपटारा किया जाए। पेंशन की गणना सही विधि के सुनिश्चित करके की जाए और पेंशन वितरण के कारण बकाया पर ब्याज का भुगतान भी सही समय किया जाए। यानी दोस्तों, ईपीएस 95 उच्च पेंशन के मुद्दे पर सैफी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बीच चल रही खींचातान सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों की चिंता और वित्तीय संकट पैदा कर रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हस्तक्षेप करने की उम्मीद की है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सही ढंग से पालन हो सके, कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ मिल सके। सैफी का मानना है कि कुशल मार्गदर्शन से यह समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी। यह बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आई। वहीं दोस्तों, अब जो है 23 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा होने वाला है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर हम सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, जिसमें संशोधन किया है, जिसमें 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को निकासी लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन से हर वर्ष 7 लाख से भी अधिक जो सदस्य हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बात करें तो अब तक 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को निकासी की सुविधा नहीं दी जाती थी, लेकिन अब उन्हें निकासी की सुविधा दी गई है। सरकार ने टेबल डी में संशोधन किया है, जिससे अब सेवा के प्रत्येक पूरे 6 महीने को ध्यान में रखकर निकासी के लाभ की गणना की जाएगी। अब सेवा के प्रत्येक महीने के लिए निकासी की लाभ की गणना भी की जाएगी, जिससे सदस्यों को अधिक लाभ यहां पर होने वाला है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 लाख से अधिक निकासी के लाभ के दावों का निपटारण किया गया। इस दौरान 6 महीने से कम अंशदायी सेवा लगभग 7 लाख दावे खारिज किए गए और नए संशोधन के तहत ऐसे कर्मचारी जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु पार नहीं कर सके, वे निकासी लाभ के यहां पर पात्र बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के उनके योगदान का उचित लाभ देना और उनकी शिकायतों को दूर करना है। कर्मचारी पेंशन योजना में किए गए संशोधन लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। यह कदम न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि उनके योगदान का भी सही लाभ दिलवाने में मदद करता है। यह बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों, वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।